ओके जी, एक्सचेंज में आ जाएं, इसको क्लोज कर दें और एक्सचेंज को ओपन कर दें। लास्ट टाइम एक बात तो आपको बता दी थी कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड रेसिपिएंट, ठीक है, ये आपको क्लियर था। अब एक बात आपको और बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है मेल एनेबल्ड का और एक होता है मेल बॉक्स एनेबल्ड का। मेल बॉक्स एनेबल्ड का मतलब होता है कि स्टोरेज भी है, और मेल एनेबल्ड का मतलब होता है जस्ट ईमेल एड्रेस है। ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट मेल बॉक्स एनेबल्ड हो और मेल एनेबल्ड ना हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट मेल एनेबल्ड तो हो लेकिन उसकी स्टोरेज आपके पास ना हो, कहीं और होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर हमने आज बात करनी है, ठीक है। तो अब हमने 2-3 चीज़ें इसमें देख ली हैं बिल्कुल तसल्ली से समझ के, कि जब आप ईमेल एड्रेस बनाते हैं किसी का, यानी किसी को रेसिपिएंट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसे आपने मेल एनेबल्ड किया, जब आप मेल एनेबल्ड करेंगे तो उसका ईमेल एड्रेस बन जाएगा। तो कौन सी चीज़ है जो उसका ईमेल एड्रेस रेंडर करती है, और उस चीज़ में चेंजेस करके हम कौन कौन सा बिजनेस केस है जो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कंपनीज़ में एक रिक्वायरमेंट ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको वारिद की एग्जांपल दूँ कि वारिद का जो ईमेल सिस्टम है वो आई थिंक सो वारिद टेल है उसका डोमेन नेम, और जो उनका डोमेन है वो वारिद के नाम से, या हम वारिद से भी ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है कि हम एग्जांपल लेते हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो मेलिंग सर्विसेज सेल आउट करती है, ठीक है। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे एक कस्टमर ये हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये PUC-IT हैं, ये लम्स हैं, आप कॉर्बेट, ये 4 मेरे कस्टमर हैं। तो अब इन चारों के जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो इनके रिस्पेक्टिव डोमेन नेम के रेफरेंस से बनने चाहिए ना, ठीक है। हमने जो अभी तक ADS के रेफरेंस से पढ़ा, ADS और एक्सचेंज की जो इंटीग्रेशन पढ़ी है उसके मुताबिक तो ये है कि जो एक्सचेंज, जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन होती है वही एक्सचेंज की पहली डोमेन बन जाती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे हमारे पास हुआ है कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी में जो डोमेन थी वो किस नाम से थी, आई थिंक exchange.com। तो अब मैं जितने भी ईमेल एड्रेसेस बना रहा हूँ एक्सचेंज में, उनमें जो डोमेन सफिक्स है उनका वो क्या आ रहा है, exchange.com, ठीक है। अगर यही कॉन्सेप्ट बना लिया जाए तो फिर तो जितने कस्टमर्स होंगे उतनी डोमेन बनानी पड़ेंगी। क्या ख्याल है, यानी मेरे केस में आप चारों मेरे इंडिपेंडेंट कस्टमर्स हैं, तो चारों के लिए एक एक DC लगाया, एक एक एक्सचेंज का लाइसेंस लिया, एक एक सर्वर का लाइसेंस लिया, तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा। तो ये इसका मेथड नहीं है। और वैसे भी आप चारों को ईमेल सर्विसेज चाहिए, आपका डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि वही ADS हो, वही एक्सचेंज हो, उसके अंदर ही मैं मल्टीपल रेसिपिएंट पॉलिसीज़ के थ्रू इसे अचीव कर लूँ, तो वो दैट विल सर्व द केस, ठीक है। तो ये हमने देखना है ये काम किस तरह से होता है। फिर जो आपका ईमेल एड्रेस में जो आपका एलियस होता है उसे किस तरह जनरेट करते हैं। बिजनेस केसेस होते हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, कुछ कहती हैं कि फ़र्स्ट नेम का इनिशियल कैरेक्टर हो और फिर लास्ट नेम आ जाए। यानी मेरा ईमेल एड्रेस हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम काजी ताहिर हुसैन है, तो मेरा ईमेल एड्रेस हो qtahir@concepttrainers.com, ठीक है। ये हैं हसन बेग, तो हसन का ईमेल एड्रेस हो hasan.beg या h.beg या beg.hasan, ठीक है, या b.hasan। ये तमाम केसेस किस तरह अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इसमें देख ली हैं, तो समझ में आ रही है ना बात, पक्की बात है ना। तो पहले मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, एक ईमेल एड्रेस बना रहा हूँ, यानी एक यूज़र को मेल एनेबल्ड कर रहा हूँ। ये जनाब मेल बॉक्स में आया, मैं यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, जी वेट करें, इसका सारा स्नैपिंग लोड होने दें, हाँ जी ओके करें। अब इस पर राइट क्लिक करें, देखें आपके पास चॉइस होती है कि आप चाहे यूज़र अलॉन्ग विद मेल बॉक्स बना लें और चाहे यूज़र पहले से मौजूद हो उसका मेल बॉक्स बना लें। जब आप न्यू मेल बॉक्स करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, ये इन ऑप्शंस पे भी हमने बात करनी है। फ़िलहाल ये यूज़र मेल बॉक्स है जिससे मैं अपना केस कंप्लीट कर लूँगा। यूज़र मेल बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, अब देखें 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक है न्यू यूज़र की और एक है एग्जिस्टिंग यूज़र। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र सेलेक्ट करें और ऐड करवाएं तो तमाम यूज़र अकाउंट डेटाबेस लोड कर देगा, उसमें से हाँ आप कोई भी, ये मैंने एलेक्स हाइन सेलेक्ट किया और मैंने कहा इसको ईमेल एनेबल कर दूँ। ये इससे पूछ रहा है कि इसका ये एलियस है, इस पर ईमेल एड्रेस बनेगा, यानी ऐट से पहले यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। एक तो ये केस था, एक केस है कि आप नया यूज़र अकाउंट बना रहे हैं,
ठीक है, दोनों में कोई इशू तो नहीं है। नया भी जब आप बनाएंगे तो फिर आपसे वो बाकी पैरामीटर भी मांग लेगा कि फर्स्ट नेम आपने क्या रखना है, लास्ट नेम क्या रखना है, ठीक है। पासवर्ड आपको देना पड़ेगा जो कंप्लाई करे विद ADS पॉलिसी, जो आपकी पासवर्ड की इसकी ज़रा आए प्रॉपर्टीज़ में, बल्कि यही मेन पेज पे ही देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है alex@exchange.com, ठीक है। तो इस वक्त सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ से इसका ये ईमेल एड्रेस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और हब ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा ईमेल एड्रेस पॉलिसी। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस पॉलिसी है, ठीक है। राइट क्लिक करें और एडिट करें इसे। बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाइड है, ये रीअप्लाई करना चाहें, चेंजेस अगर करते हैं तो दोबारा कर सकते हैं, इसलिए सामने फॉल्स लिखा हुआ है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना जी। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, नेक्स्ट करें। इसकी कंडीशंस देखें क्या हैं जी। इसकी ये कंडीशन है, ऑल यूज़र्स पे अप्लाई हो रही है पॉलिसी। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू लूँ, आप देखेंगे, ये देखिए इतने सारे यूज़र्स आ गए इसमें, इन सब पे अप्लाई हुई भी है। नेक्स्ट करें। ये जनाब ये पॉलिसी है इस वक्त @exchange.com, और ऐड से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ऐड से पहले क्या लिखा है, %m, और %m का मतलब होता है एलियस जो हमने दिया था, और ठीक है ना, ठीक है। तो इस वक्त ईमेल एड्रेस क्या जनरेट हो रहा है, alex@exchange.com। हम इन दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं और इससे जो पहले आ रहा है उसे भी चेंज बना लें, या फिर रजिस्टर्ड ही बना लें। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डोमेन है, ठीक है, ये याद रखें, अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में सबसे पहले आपने ये देखना कि आप वेंडर साइट में या कस्टमर साइट में, इस बात को समझ लेते हैं ना, वेंडर साइट कस्टमर साइट। बताओ क्या होता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, इसमें 4 कंपनीज को, मैं वेंडर साइट पे एक्सचेंज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, मैं वेंडर साइट पे था, ठीक है। अगर आप एग्जांपल दें कि सर मैं अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस है और उसमें ये करना चाहता हूँ, ये फिर आप आगे कस्टमर साइट, ठीक है। तो इस रेसिपिएंट पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हुए ये ध्यान में रखना कि आप जब वेंडर साइट पे होंगे तो कुछ और आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जब कस्टमर साइट में तो कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं। अब करें सवाल और बताएं मुझे आप किस साइट पे। बात करनी है, अगर मतलब डोमेन जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन कभी जो हमने एक्टिव करके मेरी .com ये हमारी इंटरनल डोमेन है, लेकिन हमने जो रजिस्टर्ड डोमेन लेती है वो कुछ और की हुई, कोई मसला नहीं है जी, यहाँ पे हो जाएगी, अभी मैं बना के दिखा, कोई इशू नहीं। अगर आपकी रजिस्टर्ड डोमेन सेपरेट है और ADS सेपरेट है तो कोई मसला नहीं, और इस केस में आप कस्टमर साइट पे थे, वेंडर साइट पे नहीं थे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये यानी इमीडिएटली अब मैं एक नई पॉलिसी बनाऊंगा ताकि आपको इसके जो राज़ो न्याज़ हैं, इसके जो असरार और रमूज़ हैं वो मैं बता सकूँ, जिसके लिए आप यहाँ बड़ी दूर आए हैं असरार और रमूज़ के लिए। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ या चाहे इस पर क्लिक करें, ये जनाब न्यू ईमेल एड्रेस पॉलिसी, मैं इस पॉलिसी का नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल सेल्स। प्लान ये है कि ये उन यूज़र्स पे अप्लाई होगी जो सेल्स के, इसलिए मैंने इसका नाम ही रख दिया सेल्स, ठीक है ना। आपका नाम क्या था? अवैस। देखो यार अब मेमोरी नहीं रही, एक ज़माना था हमारी मेमोरी होती है, अब आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ताकि 2 मिनट वेट कर लें। जैसे हम कर रहे हैं आप ये करें, जो मिसिंग हुआ है बीच में से वो हम देख लेते हैं कि क्या करना है उसका। ओके, ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ आया हूँ ऑर्गेनाइजेशन और हब ट्रांसपोर्ट। ये याद रखिएगा इसमें कौन सा काम कहाँ से हो रहा है, शुरू में बहुत मिक्सिंग होगी, कभी आप इधर आ रहे होंगे और सर्वर कन्फिग्रेशन हब ट्रांसपोर्ट, तो ये मिक्सिंग नहीं होने दें। ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट से बहुत सारा काम होता है, जिसमें से एक ईमेल एड्रेस पॉलिसी। तो यहाँ आके मैंने न्यू ईमेल एड्रेस पॉलिसी पे क्लिक किया, मैं इसका नाम देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरे 2 कस्टमर आए हैं, comsets.edu.pk और एक फॉर एग्जांपल pucit.com.pk, ठीक है।
और इन दोनों के मैंने ईमेल एड्रेसेस बनाने, तो मैंने यहाँ नाम भी रख दिया PUCIT। मैंने कहा सब पे अप्लाई कर दो। आगे कंडीशंस में बता देता हूँ मैं कि उन यूज़र्स पे जिनका कंपनी नेम क्या है, ये मैंने कंपनी नेम सेलेक्ट किया, ठीक है तैयब। और स्पेसिफाइड में जाके मैंने क्या कह दिया, कंपनी का नाम दे दिया, जो हमारे केस में PUCIT किया है। तो छोड़ के आगे चलें, आता है मैंने भी शायद आता है, तो बस ठीक है। ये भी कहते आता है, तो फिर मैंने सवाल एक करना था, परेशान है। नेक्स्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने देना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, जी जी, पिछला भी और अगला भी। ऐड से पहले जो एलियस है वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज करना है ना, ये तो पॉलिसी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने वो नाम नहीं देना, यहाँ पे हमने क्या बताना है, ये तरीका, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इनिशियल, जैसे मैं ये कर देता हूँ फर्स्ट नेम इनिशियल एंड लास्ट नेम, जैसे जॉन स्मिथ है तो J स्मिथ, ठीक है जी। और डोमेन नेम मैं यहाँ दे देता हूँ PUCIT.com.pk, ठीक है जी। राज बताने हैं ना आपको, ओके कर दिया, पहले तो राज सारे सुन लें। अब ये देखें इसने क्या किया है, %1G और %S। ज़रा क्लैरिटी के लिए अगर आप बीच में डॉट लगा दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वो डॉट लग जाएगा तो पता लग जाएगा ये। अच्छा, इसी तरह ये 1 की जगह आप कुछ और भी कर दें अगर, तो वो यानी 2 कर दें तो 2 कैरेक्टर्स ले लेंगे, और ठीक है ना। इसी तरह अगर %G की जगह मैं कर दूं %M, तो उसका मतलब है एलियस। G है गिवन नेम, फर्स्ट नेम, काजी ताहिर में काजी गिवन नेम है, ताहिर सर नेम है, लास्ट नेम, समझ में आती है बात, ठीक है। तो इसी तरह मिडिल नेम के लिए आई थिंक %L होता है, ये आपने टेस्टिंग करके देखनी है सारे कैरेक्टर्स, ये वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए। %G और %S जो इस वक्त आ रहा है, G फर्स्ट नेम, S लास्ट नेम, ठीक है, बात क्लियर होती है। अच्छा, अभी ये एरर देगा और हमारी कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, मैं देखें 1 की जगह कर देता हूँ 2, तो कोई एतराज़ नहीं मुझसे, तो ठीक है। G की जगह S कर दूँ, कोई एतराज़ नहीं, बस वेरिएबल गलत नहीं देना। हाँ, गिवन नेम के पहले 2 कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ, अभी तो ये बनाएगा ही नहीं, अभी तो ये आपको कहेगा कि क्या कर रहे हो तुम, कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, ये। और उसकी बड़ी सॉलिड रीज़न है, आपने जो डोमेन नेम दी है वो थी PUCIT.com.pk। याद रखिएगा, एक्सचेंज 2010 में और एक्सचेंज 2007 में भी, उससे पहले नहीं था, उससे पहले जो मर्जी डोमेन देते हैं एक्सेप्ट कर लेता, ये पुरानी चीज़ है। इसका ये जो आप इस वक्त पॉलिसी बना रहे हैं, इसका एक्सचेंज 2003 में नाम था रेसिपिएंट पॉलिसी, अब इसका नाम है ईमेल एड्रेस पॉलिसी, चीज़ वही है। फ़र्क क्या आया है, 3 में आप जो भी डोमेन नेम ने एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन 7 और 10 में जो आप डोमेन नेम दे रहे हैं उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ एक्सेप्टेड डोमेन। ये आप नज़र आ रहा है आपको, एक्सेप्टेड डोमेन। तो आप इसे फिनिश करें, ये नहीं बनाई इसने, पहले आप जाएं कहाँ पे, यहाँ पे एक्सेप्टेड डोमेन्स में, और यहाँ पे आपको दोनों डोमेन्स डिक्लेयर कर लें। यहाँ पे PUCIT हम बनाना चाहते हैं और कॉमसेट्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया PUCIT, नीचे दे दिया PUCIT.com.pk फॉर एग्जांपल। अथॉरिटेटिव डोमेन है, इंटरनेट रिले डोमेन है या एक्सटर्नल रिले डोमेन है। रिले डोमेन समझते हैं, रिले डोमेन, रिले डोमेन होती है, रिले का मतलब होता है मेल मेरे पास आई, मैंने इन्हें पकड़ा दी तो मैंने रिले कर दिया। एक चीज़ मेरे पास आई है, मुझे तैयब डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं और कहते हैं रिले दिस टू हसन, तो इसका मतलब मुझे कह रहे हैं कि इसको बस हसन की तरफ भेज, तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं आगे तुम्हें दिखाता हूँ। बाज़ औक़ात मेल सर्वर लगाया जाता है और वो मेल सर्वर क्या करता है, मेल लेता है और ISP के मेल सर्वर पे रिले कर देता है। समझ में आ रही बात? मेल आई और आगे रिले कर दी, रिले करने का मतलब क्या, आगे भेज दी, वो ढूंढे वो भेजे। समझ में आ रही बात? बहरहाल ये प्रैक्टिस कॉमन नहीं है और ना ये अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन रिले का वर्ड जहाँ आ जाए उसका मतलब ये। अब ये जो नीचे 2 ऑप्शन नज़र आ रही है, मेरा इस वक्त इनसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट रिले डोमेन का मतलब है कोई ऐसी डोमेन जिसके लिए आप इंटरनेट पे मेल रिले कर रहे हैं, और एक्सटर्नल रिले डोमेन का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नॉन इंटरनेट बेस्ड है,
ठीक है, लेकिन मेल आपने रिले करनी है, लाइक मर्जर्स की हैं, दो कंपनीज की मर्ज हो गई हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी की डोमेन पे मेल रिले कर रही है, ठीक है। हमें रिले से कोई कंसर्न नहीं, हमारा केस क्या है, अथॉरिटेटिव डोमेन, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर pucit.com.pk, हमारा कस्टमर है ना, ठीक है। तो हम, हमारे पास उसकी अथॉरिटी है, डीएनएस की ज़बान में हम उसके जोन ऑफ अथॉरिटी हैं, ठीक है। हमारे पास ही वो डोमेन होस्ट होगी, हमारे पास ही, बल्कि रिफ्रेश कर देता हूँ, हमारे पास ही ईमेल डोमेन होस्ट होगी, हमारे पास ही ईमेल अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए अथॉरिटेटिव कहा जाएगा। न्यू पे क्लिक करें, ये डोमेन बन गई, एक डोमेन और बना दें, फिनिश करें इससे, न्यू एक्सेप्टेड डोमेन, इसका नाम देता हूँ comsets.edu.pk, ऊपर तो comsets लिखें, यहाँ पे सर इससे ये होगा, ये जो मेल्स हम लिख रहे हैं इनका भी तमाम जो मेल्स को यही एक्सचेंज पे डील करेगा? जी बिल्कुल, और क्या मतलब है इसका, कितना अजीब सवाल किया आपने। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है, फायदा क्या है? सर इसका बेनिफिट में ये हुआ कि हमें अलग डीसी सबके लिए भी लगाने पड़े, एक ही से हम अपना सारा काम, एक ही से सारा, यही होना चाहिए ना। देखें, ये तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा। कंपनी सर्विस प्रोवाइडर खोले, 10 कस्टमर आए, 10 सर्वर ले, 10 सर्वर लाइसेंस ले, 10 एक्सचेंज लाइसेंस ले, तो काम हो गया। फिर ऑन द देन अगर आप देखते हैं कि एक सर्वर लगा हुआ है, डीसी लगाया, एक सेटअप रेडी है, अब एक कस्टमर है, क्या कॉस्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ स्टोरेज उसे देनी है, बाकी तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर लेवल पे। ये मैंने 2 डोमेन्स डिक्लेयर कर दिया। अब मैं आता हूँ ईमेल एड्रेस पॉलिसी में, मैं न्यू ईमेल एड्रेस पॉलिसी बनाता हूँ, और अब मैं इस पॉलिसी की कंडीशंस भी दूंगा। PUCIT के लिए मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ, मैं बल्कि इसको बिल्कुल प्रॉपरली जनरलाइज कर देता हूँ। मैं जनाब यहाँ पे 2 OUs भी बना देता हूँ। समझ में आ रही बात? पढ़े लिखे तरीके से काम करें ना। PUCIT हो गया एक OU, एक OU हो गया comsets, ये बिल्कुल उसी तरह मैं कर रहा हूँ जिस तरह आपने करना है। अब ये मुझसे कंटेनर का पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम, ब्राउज़ करके कंटेनर दे दें। ब्राउज़ किया, बता दिया, ये PUCIT के लिए बन रही है। समझ आती बात? ठीक है। नेक्स्ट किया, रेसिपिएंट इन कंपनी, कंपनी का नाम क्या दिया? PUCIT, ऐड करवा दिया। नेक्स्ट कर दें, ये ऐड करवाना चाहें ऐड करवा दें। ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? pucit.com.pk, इधर मैं देता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है जी। फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, ये देख रहे हैं डॉट आ रहा है बीच में। एक पे ये देता हूँ, एक पे कुछ और देता हूँ, आपको ज़रा तसल्ली भी हो जाएगी। अब ये बना देगा, अब इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये देखें, फिनिश करें, अब इसे कोई एतराज़, ये देखें बना। क्यों? एक्सेप्टेड डोमेन डिक्लेयर है। एक और ईमेल एड्रेस पॉलिसी बनाइए, किसके लिए बनेगी? ये बनेगी जी comsets के लिए। किस कंटेनर में बनेगी? comsets में। समझ में आती बात? उसके बाद इसकी कंडीशंस में मैं क्या दूंगा? रेसिपिएंट इन अ कंपनी comsets, ठीक है जी। यहाँ ऐड करवा देता हूँ। अब मैं देता हूँ, दे दें यूज़ एलियासेस दे दें। चेक ही करना है ना कि 2 डिफरेंट पॉलिसीज़ एक वक्त में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और कुछ और देना तो कुछ और दे दो, शक्ल ऐसी बना ली है। ये दे देते हैं लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम, ये लेंगे, ये लेंगे, बस जी, खुश हैं। और ये यहीं से दे देना एक्सेप्टेड डोमेन। ब्राउज़ करें, लिस्ट में दे देगा। ये थी comsets, ठीक है। देखिए पहले ये फील्ड नहीं आ रही थी, इसका इजाफा हुआ है। ये लें जी, ये भी बन गया, दोनों बन गए। अब हम क्या करेंगे? 2 यूज़र बनाएंगे। यूज़र बनाएंगे, मेल बॉक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। उनका कंपनी नेम देंगे जो कि देना चाहिए, ठीक है। उसके बगैर काम नहीं होगा आपका। मैं PUCIT में जाता हूँ, एक यूज़र बनाता हूँ। हाँ जी, हसन डार, ये मैंने जान के डिफरेंट दिया है।
ताकि आपको पता लग जाए ये यूज़ नहीं होगा। क्या यू एच डार इसका लॉग ऑन नेम है। ईमेल एड्रेस में आपने लॉग ऑन नेम नहीं यूज़ किया, सही। ईमेल एड्रेस में आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़ किया। और जो पॉलिसी बनाई है उसमें हमने क्या यूज़ किया है, क्या हो गया है, गर्मी बहुत लग रही है, 5 से 7 कर लो क्लास का टाइम। 5 बजे लाइट आ रही होगी आराम से, बल्ले बल्ले। ये हसन साहब बन गए जी। अब हसन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी अगर आप बनाएंगे इसका ईमेल एड्रेस तो पॉलिसी नहीं अप्लाई होगी इस पर, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसका कंपनी नेम क्या नहीं दे देते, PUCIT। ये PUCIT के कंटेनर में ना, तो PUCIT दे दिए तो समझ में आती है बात। अब आ जाए कॉमसेट्स में, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू, क्या बनाना है हमने, यूज़र बनाना है। देखें दिमागी तबादल, गर्मी का असर मुझ पर भी हो रहा है। हाँ जी, तैयब पूरा नाम क्या है आपका? तैयब आसिफ। और तैयब आसिफ है ना, लाहौर के बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास पढ़ने आ गए हैं। ओह, उसकी वजह से ना बड़ा मसला हो गया। तैयब इज़ वन ऑफ दोस। लें जी, अब क्या करना है तैयब बताएं जल्दी से। इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने देना है कॉम सेट्स। खाली OU के अंदर बनाने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। ऑल तो बड़ा लॉजिकल सा सवाल है अगर आप ये करेंगे। जब OU में बना दिया, असल में वहाँ पे कंडीशन में OU नहीं है ना, अगर वहाँ कंडीशन में OU होता फिर ये काफ़ी होता, वहाँ पे तो पैरामीटर लेवल पे बात है। तो यहाँ देना पड़ेगा कॉम सेट्स। सर कायम बताएँ मुकम्मल तौर पे 24 मिनट अभी रहते हैं, मजबूरी हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर इन द सेम बोट। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमीडिएटली सेलेक्टेड था, लेकिन अगर आप करना चाहें तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप क्या कर सकते हैं, इधर जाके इन दोनों को राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी, एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, नोटिस करें इसी पेज पे। अभी तो मैंने सेम कंडीशन दी है ना, सेम कंडीशन से मेरा मतलब क्या है, ये चलें ये बन जाने दें, फिर ये बात करते हैं। अभी आप लोग जो है ना वो गुम हो जाएंगे नहीं। ये मैंने यहाँ क्या यार, न्यू मेल बॉक्स करें और उन दोनों यूज़र्स को सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें और इसे कहें एग्जिस्टिंग यूज़र्स, ऐड करवाएं। और क्या क्या नाम था जी? हाँ जी, हसन डार साहब थे और एक तैयब साहब थे। डार साहब को ऐड करवाते हैं, एक और ऐड करवा देते हैं। वो एक्चुअली कंट्रोल की पे मुझे ये तसल्ली नहीं हो रही थी, कंट्रोल की से काम हो जाएगा मेरा, हो जाना था वैसे। तैयब फाइंड कर दो यार, ये नहीं तैयब बस, ये दोनों मैंने ऐड करवा दिए एक ही। नेक्स्ट किया, ये नहीं। अब होना ये चाहिए एक की पॉलिसी हो, इधर देख लें आप, हसन डॉट डार और नीचे ए तैयब, लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम। वो समझ आती है बात, कैसी गंदी गंदी शक्लें बना ली हैं आप लोगों ने। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, अब इसमें से अब ये सरार और रमूज इसके हमने देखने हैं, इसके राज वो भी ख़त्म नहीं हुए। देखिए एक तो यहाँ आए, इज़ इट पॉसिबल कि एक और मैं पॉलिसी बना दूँ? पॉलिसी में और भी तो पैरामीटर्स हैं, डिपार्टमेंट का भी है, सिटी का भी है। एक पॉलिसी यूज़र है, उसकी सिटी है लाहौर, उसकी कंपनी है PUCIT। दो पॉलिसीज़ हैं, एक पॉलिसीज़ है जो उन पे अप्लाई हो रही है जिनकी कंपनी है PUCIT, एक और पॉलिसी जो उन पे अप्लाई हो रही है जिनकी सिटी है लाहौर। यूज़र जो उसकी सिटी लाहौर है
कंपनी PUCIT, अब क्या होगा? दो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी दो बना दी है, दो पॉलिसी बनी हुई हैं। आपने एक पॉलिसी बनाई थी जो ईमेल एड्रेस जनरेट करवा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी नेम, एक और पॉलिसी आपने बनाई जो ईमेल एड्रेस जनरेट करवा रही है ऑन द बेसिस ऑफ सिटी। अब वो जो यूज़र आ रहा है उसकी सिटी है वो जो उस पॉलिसी से मैच कर रही है, और कंपनी पहले दूसरी एक और पॉलिसी से मैच कर रही है, तो इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी? यहाँ पे पता लगता है कि प्रायोरिटी किस लिए दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट में आके देखें क्या लिखा हुआ है। जब इस तरह का कन्फ्लिक्ट आ जाए, अभी तो कन्फ्लिक्ट है ही नहीं क्योंकि दोनों के पैरामीटर ही सेम है, ये थोड़ी हो सकता है कि यूज़र PUCIT में भी हो कॉमसेट्स में भी हो, तो मुमकिन ही नहीं है, एक ही पैरामीटर दे सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आप दे दें फिर तो मुमकिन है। क्या प्रायोरिटी नंबर 2 है उसका, सेकंड नंबर पे है प्रायोरिटी। अभी तो यानी जाहिर है वो उसने लिस्ट में तो डालना था, लिस्ट वाइज उसने ऐड कर दिया। आप अगर चेंज करना चाहें तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और चेंज प्रायोरिटी बता दें यहाँ पे, ये लें 1 ओके कर दें, वो लिखें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अभी चेंज, अभी प्रायोरिटी कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर नहीं रही। इनका सवाल ये था कि अभी जब दोनों के सेम पैरामीटर्स हैं तो फिर आ क्यों रहा है? ज़ाहिर है यहाँ उसने बेचारे ने लिखना तो है ना, यहाँ दिखानी है पॉलिसीज़ आपको। अब ये तो नहीं कर सकते पॉलिसी गायब कर दे, पॉलिसी तो यहीं दिखानी है और तो कोई जगह ही नहीं है। तो नेक्स्ट वर्जन में वो शायद आगे कुछ और लिख दे। अभी कैसे प्रायोरिटी दोनों की सेम नहीं है सर? एक्चुअली बात ये अगर यहाँ 3-4 और भी वही हम ऐड कर दें, जब जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर दें उनकी प्रायोरिटी, देखिए अभी प्रायोरिटी उस वक्त चेक होती है। अभी सर सीक्वेंस नंबर एक्चुअली इसमें दिया हुआ है। हाँ देखें ये बड़ी लिखी बात थी ना कि ये जस्ट सीक्वेंस नंबर है। अभी इससे इसका ऑल दो प्रायोरिटी के नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इट हैज़ नथिंग टू डू विद प्रायोरिटी। उसकी वजह ये है कि इज इट पॉसिबल कि एक यूज़र हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी कंपनी में कॉमसेट्स भी हो और वो भी हो PUCIT, या यूज़र PUCIT में होगा या अगर कॉमसेट्स में है तो चाहे कॉमसेट्स की प्रायोरिटी आप यहाँ पे 10 भी कर दें तब भी वो कॉमसेट्स वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। प्रायोरिटी का पैरामीटर चेक उस वक्त होता है जब दो पॉलिसी हों, सेम पैरामीटर हिट कर जाए, डिफरेंट पैरामीटर हिट कर रहा है, यानी एक में आपने लाहौर दिया है वो हिट कर रहा है, एक में आपने कुछ और दिया है। अब आप एक चीज़ देखें इसमें, इस वक्त एक पॉलिसी है तो जिसके साथ मैच पड़ रहा है और वो है डिफ़ॉल्ट पॉलिसी। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है विदाउट एनी कंडीशन सब पे अप्लाई हो रही है, तो कॉमसेट्स का यूज़र है तब भी उस पर अप्लाई हो रही है और PUCIT का तब भी अप्लाई हो रही है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या लिखी हुई है? लोएस्ट, यानी ये हमेशा सबसे एंड पे हो जाएगी। तो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है इसलिए वो प्रेसिडेंस ले ही नहीं सकती, प्रेसिडेंस जो उससे ऊपर होगी वो भी लेगी। समझ में आती बात? तो पक्की बात है 100% गुड। अब जनाब सवाल ये है, बड़ा खूबसूरत सवाल, कि जब ये लॉग ऑन होंगे तो ये यूज़र नेम क्या देंगे? इनका लॉग ऑन नेम क्या होगा? देखिए लॉग ऑन होना है इन्होंने जब, तो एक्सचेंज चेक होना है या एक्टिव डायरेक्टरी? लॉग ऑन होते हुए कंप्यूटर पे लॉग ऑन हो रहे हैं। आप एक्सचेंज पे लॉग ऑन करना है, जब यूज़र एक्सचेंज पे लॉग ऑन होता है उसके क्रेडेंशियल्स जब चेक होते हैं तो ADS में जाती है रिक्वेस्ट? नहीं जाती है ADS में। क्या बात है, यूज़र बने हुए ही ADS में, तो ADS में नहीं जाएगी। सारी रात रोंदे रहे मरिया कोई भी ना, वो हिसाब है ADS डे 1 से 2 एक्स्ट्रा लेक्चर ADS के पढ़ा दिए ताकि ADS पक्की हो जाए। वो ईमेल एड्रेस तो बात की बात है, पहले तो लॉग ऑन नेम चेक करना है। पैसवर्ड कहाँ पे है? पैसवर्ड एक्सचेंज में कहाँ से आ गया पैसवर्ड? बात समझ में आती है? तो इधर आए ना ज़रा अकाउंट पे, ये है इसका लॉग ऑन नेम tayyib-asif@exchange.com, जबकि ईमेल एड्रेस क्या है ये। अब आप सोचें आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कस्टमर आता है, आप उसे कहते हैं कि भाईजान आपने जब लॉग ऑन होना है तो आपने मेरी कंपनी का नाम देना जहाँ पे आपने जिससे फैसिलिटी ली है, और जब आपने ईमेल, फिर उसके बाद आपकी ईमेल वही है तो वो आपसे कहेगा कि किस बात के आप पैसे ले रहे हैं।
मेरा जो कंपनी नाम है वही आना चाहिए हर जगह, मुझे नहीं कोई और नाम देना, यही रिक्वायरमेंट होगी ना। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप जनाब सबसे पहले जाएं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में। समझ आती है बात? राइट क्लिक करें यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे लिखा होगा ऑल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्सेस। यूपीएन होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम। प्रिंसिपल नेम ये होता है asif-tayyib@exchange.com, ये प्रिंसिपल नेम था। यहाँ पे मैं दूंगा pucit.com.pk, यही था, और comsets.edu.pk। ठीक है जी, ये लें जी। अब बनाएं ज़रा यूज़र अकाउंट। अब जब आप इसके बाद जो भी यूज़र अकाउंट बनाएंगे, ये मैं यहाँ यूज़र अकाउंट बनाऊंगा। एक तो इसे कॉपी करके बनाएं। कॉपी करके बनाने में क्या होगा, हाँ वो कॉपी हो जाएंगे पैरामीटर्स ना, ये कॉपी कर लें। डोमेन नेम आपको देना पड़ेगा। डोमेन नेम से मुराद ये जो अभी सफिक्स दिया ना, यहाँ से मैं अब क्या दूंगा, PUCID में बना रहा हूँ ना, PUCID। समझ में आती बात? लें जी, इमरान खान बोलता है आई खान। आई होप आप में से कोई बहुत ज़्यादा ज्यादा नहीं होगा, तरीके इंसाफ का जो मेरे साथ लड़ना शुरू कर। लें जी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ बनाऊँगा। अब आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके वो भी देने की ज़रूरत नहीं, वो हो गया ऑलरेडी कॉपी हो। तैयब आसिफ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं कहता हूँ आसिफ जरदारी। आसिफ नाम के सारे बंदे एक ही जगह बना रहे हैं, कुछ नहीं। ओए गलती हो गई ना, बोला भी नहीं कोई। चले कोई नहीं, एक और बना देते हैं, अदनान समी। हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि जी बाद में मॉडिफाई कर दें। बाद में मॉडिफाई कर दें जी, ना बनाएं। जाएं, जो हमारा यूज़र है आसिफ जरदारी, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, क्लिक करते हैं अकाउंट पे, और यहाँ से क्या सेलेक्ट कर देते हैं, कॉमसेट्स आना है। ये ले, ये ले, बात समझ में आती है? तो अब आप इनके ईमेल एड्रेस जनरेट करवाएंगे, वो मैच करेंगे इसके साथ, और यही वो चीज़ है जो होनी चाहिए। और एक और बात याद रखें, जब भी आप कस्टमर के लिए बना रहे हो तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें, कस्टमर के केस में ईमेल एड्रेस और जो लॉग ऑन नेम है उसको सेम रखें, वरना बड़ा अजीब हो जाएगा कि वो लॉग ऑन हो रहा है तो कुछ और दे रहा है, फिर वो हो रहा है तो कुछ और दे रहा है। नहीं, मैं खाली ऐड के बाद वाले की बात नहीं कर रहा, मैं ऐड से पहले वाले की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा आपका कोई सेंसिटिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे सिक्योरिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, तो वहाँ आप कोई और चीज़ रिकन्सिडर कर सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं एक सेम नेम दूँ, मैं कुछ और दे दूँ। लेकिन जनरली यही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप रखते हैं, सेम नेम रखते हैं। समझ में आती बात? रेसिपिएंट पॉलिसी को फतह कर ली, वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बना लेंगे ना, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, एक्सेप्टेड डोमेन्स का पता हो। एक तो ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट, बस ये पक्का होना चाहिए है, ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट में जाना। ईमेल एड्रेस पॉलिसी, एक्सेप्टेड डोमेन्स, इन दोनों, ये दो काम आपने किए हैं आज, और इन दोनों के लिए कहाँ जाना है, ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट जी। पहले एक्सेप्टेड डोमेन जाना है, डोमेन नेम वहाँ पर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट डोमेन यूज़ हो तो आप एक्सेप्टेड डोमेन्स पहले डिक्लेयर करें, उसके बाद उन डोमेन्स के लिए ईमेल एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे ये कि अगर आप चाहते हैं कि उनका लॉग ऑन नेम और जो उनका वो है लॉग ऑन डोमेन नेम और ईमेल डोमेन नेम सेम हो जाए, तो फिर आपको यूपीएन सफिक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि कहाँ से होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है ट्रस्ट। कहाँ ना है वहाँ पे लिखना लिखना डोमेन नेम जो बनाया वो देखना, दे के ऐड करवा, ऐट द रेट के बाद वाला जो पोर्शन है वो अमाउंट, हाँ एग्जैक्टली, ऐड के बाद वाला जो पोर्शन है वो आपने वहाँ दे के और ऐड करवा दें। 14 मिनट बाद लाइट आ गई, परेशान है। इसका कोई दें मुझे, कोई डोमेस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, जनरेटर नहीं, उसके अलावा डोमेस्टिक। ये भी सोल्यूशन मुझे स्टूडेंट्स ने दिए हैं जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सेकंड फीडर से तार ले आएगा सेकंड नहीं, उनकी वो सारे पूरे नशेमन की एक ही वक्त में जाती है। एक ही वक्त में जाती है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त हल है मेरे उसने किया है। ये उस जगह हो सकता है जहाँ पे, यानी ऐसी जगह आपका घर हो कि एक जो लाइन है वो ख़त्म हो रही है और नई लाइन शुरू हो रही है, एक उधर से। अब हमारे भी ऊपर वाला मीटर अलग है, नीचे वाला अलग है,
तो अगर यहाँ ऊपर वाला उधर चला जाए, अगर सेपरेट ग्रिड में चला जाए तो ऊपर और नीचे एक वक्त में एक लाइट आ रही होगी, लेकिन एक जा भी रही होगी, ये भी है। उधर ही है, उधर एक साइड पे आ रही है, एक साइड पे नीचे है। यही तो कह रहा हूँ, ये कभी नहीं होगा कि पूरे घर की लाइट आ रही है, लेकिन एज लॉन्ग एज के ऊपर कोई नहीं होता तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा जी, ये चीज़ हमने कर ली। अब ज़रा आप आएँ दोबारा, इसको हम फतह करें ताकि जी, ये आपने देख लिया। अब बारी बारी यहाँ से हमने नीचे तक आना है। पहले तो बल्कि सर मेल बॉक्स हम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, रेसिपिएंट में ही बनाना है। नहीं बना सकते नहीं बना मेल बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं बना सकते। तो किसने कहा है? यहाँ तो मेल बॉक्स सर्वर आएगा। ये किसने कहा है आपको? हमने इतनी 10 दिन की एक्सचेंज की, हम महीने के बनाते हैं। एम बॉक्स बना के दिखाएं मुझे जी, फीस वापस करूंगा अभी। बना के दिखाएं, बना के दिखाएं मुझे, मैं आपके सामने हूँ, एक्सचेंज सामने, बना दें, ले लें फीस। करो यार ट्राई। बताएं मुझे कहाँ मैं राइट क्लिक करूँ, बना देते। ये बनाया है ना आपने? जी ये बनाया था ना? जी हाँ, ये मेल बॉक्स डेटाबेस है, मेल बॉक्स नहीं है। सर वो हमारा रेसिपिएंट में ही होगा। ये मेल बॉक्स डेटाबेस आप बना रहे हैं, स्टोर जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के मेल बॉक्सेस जाएंगे। सर डेटाबेस भी तो हम अलग कर सकते हैं ना अपने पर कस्टमर की। वो अलग इशू है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कर लें, जो आप लोग करते रहे हैं ना, जी वो आप लोग स्टोर बनाते रहे हैं। स्टोर नो डाउट यहाँ बनेगा। सही। जब आप कहते हैं ना मेल बॉक्स, तो मेल बॉक्स का मतलब होता है आपका मेल बॉक्स, इनका मेल बॉक्स, वो एरिया जहाँ पे यूज़र अपनी मेल स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फर्क को याद रखें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल बॉक्स एंड मेल बॉक्स डेटाबेस। आप यहाँ मेल बॉक्स डेटाबेस बना रहे हैं, वो यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ भी यूजर बनेगा। यहाँ यूज़र बनेगा। यूज़र मेल बॉक्स भी कहते हैं, ये मेल बॉक्स ही है जो आप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप यूज़र बनाते हैं वो यूज़र भी मेल बॉक्स के लिए बनाते हैं ना। यूज़र बनाना ज़रूरी तो नहीं है एडीएस में बना हुआ यूज़र उसी का मेल बॉक्स यहाँ बना दी, तो यहाँ जो चीज़ हम बना रहे हैं हम उसको नाम क्या देंगे? मेल बॉक्स का। यहाँ जो आपने बनाया है वो आपने स्टोर बनाया है, मेल बॉक्स का डेटाबेस। सर अभी ये जो मेल बॉक्स से डेटाबेस से ये मतलब नहीं है कि मेरा डेटाबेस, ये भी क्लियर कर। सबका। एक डेटाबेस के अंदर मिलियंस ऑफ मेल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, देखें यहाँ से जब आप मेल बॉक्स बनाते हैं ना, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, ये मैं मेल बॉक्स स्टोर में आता हूँ, ये आपको एक स्टोर नज़र आ रहा है, ये दूसरा तो पब्लिक स्टोर है ना। मैं यहाँ पे एक और स्टोर बना देता हूँ। आप देखें यूज़र की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मांगेगा, ये तो डेटाबेस का नाम है। मैं कहता हूँ जी my_db, ठीक है जी, ये मैंने नाम दिया। सर्वर नेम में जो मेरा डिफ़ॉल्ट सर्वर है उसी को यूज़ कर लिए, ठीक है। और मैंने जनाब नेक्स्ट करके और न्यू कर दिया, ये खुद ही उसने उठा लिया, ये जनाब नेक्स्ट किया है, बना दिया। अब जब मैं मेल बॉक्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? मेल बॉक्स। टर्मिनोलॉजीज़ का खास ख्याल रखना है। ये मैंने क्या बनाया है? ये देख, जो लिखा है वही बनाया ना, मेल बॉक्स डेटाबेस बनाया है। अब जब मैं मेल बॉक्स बनाऊंगा, मेल बॉक्स, तो वो मुझे चॉइस देगा कि इस मेल बॉक्स को कहाँ स्टोर करना है। अब मेरे पास 2 स्टोर हो गए हैं, ठीक है। ये मैंने यूज़र मेल बॉक्स सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, मैंने कहा एग्जिस्टिंग यूज़र है, ठीक है। अब क्या यूज़र बार बार बनाए, इतने सारे यूज़र पड़े हुए हैं ना, किधर गए इतने सारे यूज़र जो हमने बनाए थे? इतनी जल्दी इतना लेट लेके आया, चलें जी, ये जो भी है। अब ये यहाँ पे मैंने बताना है, कौन सी डेटाबेस में शुरू करना है? एक मिनट बैक करें ज़रा। एलिस म्यूलिंग्स, ये देखें, ये आपके सामने स्पेसिफाई द मेल बॉक्स डेटाबेस रादर देन यूजिंग अ डेटाबेस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। अब मैं ब्राउज करूँगा तो मेरे पास 2 स्टोर आएंगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि मुझे लगा है कि कहीं आप उसके साथ मिक्स ना करें। ये मैंने my_db इसे दे दिया, अब यही my_db मैं किसी दूसरे यूज़र को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, और दूंगा। ये थोड़ी है कि हर यूज़र का अपना एक सेपरेट स्टोर बना देंगे आप, वो तो बन ही नहीं सकते। वो तो 100 स्टोर बन सकते हैं इसमें। 100 यूज़र्स के बाद गए आप, समझ में आई फ़र्क? इसकी लिमिट है 100। हाँ, 100 की लिमिट है। लिख लेंगे, इंटरप्राइज एडिशन में 100 और स्टैंडर्ड में आई थिंक 20 है। हाँ 20, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। डेटाबेस, ये मैंने आपको लिमिट बताई है डेटाबेस। सर ये जो अभी आपने डेटाबेस बनाई है, ये अगर नहीं बनाते और ये मैंने डेटाबेस नहीं बनाई अभी, अब तो मैंने ये एलिस म्यूलिन ये यूज़र बनाया है। ये जो आपने my_db बनाया था, हाँ, वो डेटाबेस है। अगर हम वो नहीं बनाते तो डिफ़ॉल्ट वाले में दे सकता था। मैंने तो इन्हें क्लियर करना था ना कि कहीं ये समझ रहे हैं कि वो जो ऊपर बना रहा हूँ वो भी मैं मेल बॉक्स बना रहा हूँ।
तो वो मेल बॉक्स नहीं है, वो बहुत सारे मेल बॉक्सों के रखने की जगह है। सही है। वो डेटाबेस है जिसमें यू मे हैव 1000 और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ मेल बॉक्सेस। बाय डिफॉल्ट में जा रहा बाय है। डिफॉल्ट उसी डिफॉल्ट में जा रहा था, तब तक मैंने जितने बनाए वो उसमें गए। सर कोई ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि एक मतलब डेटाबेस में कितने मैक्सिमम मेल बॉक्सेस ला सकते हैं? देखें ये तो कोई लिमिट नहीं होगी ना, उसकी वजह ये है, ऐसा भी हो सकता है एक डेटाबेस में आप एक अकेला मेल बॉक्स बनाएं, वो मेल बॉक्स हो किसका, info@company.com, जिसमें रोज की हजारों मेल आती हैं। बात समझ में आ रही है? ये तो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल मेल बॉक्सेस जो है ना वो कितने साइज लेने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको स्टोर की लिमिट चेक करके बताऊंगा। मेरे जहन में 75 GB आ रही है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसमें, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये एक लिमिट होगी। नहीं वो तो लिमिट होगी स्टोर की। स्टोर मेल बॉक्स की तो लिमिट देखें, आपने पूछा है कि एक स्टोर में कितने मेल बॉक्स बनेंगे। एक डेटाबेस में कितने हाँ, mail एक boxes मैं डेटाबेस कहूँ या स्टोर कहूँ एक ही बात है। ठीक है, एक डेटाबेस में कितने मेल बॉक्स बनेंगे, आप खुद सोचें, क्या उसका ताल्लुक हर मेल बॉक्स के साइज से नहीं है? देखिए ना, अब ये हैं, मैं एक स्टोर बना रहा हूँ जिसमें डाटा एंट्री वर्कर्स के मेल बॉक्सेस बनेंगे। मैंने अपने डाटा एंट्री वर्कर्स को बता दिया है और उन पे लिमिट लगा दी है कि 10 MB से ज़्यादा तुम्हारा मेल बॉक्स नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड एक और मैं स्टोर बना रहा हूँ जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के मेल बॉक्सेस जाएंगे और एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी ने दिया है 5 GB। अब आप बताएं, वो जो 5 GB वाला स्टोर है उसमें कम मेल बॉक्सेस बनेंगे क्योंकि इंडिविजुअल का जो है वो साइज ज़्यादा है। और ये प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ती है। आप ये नहीं कहेंगे कि यार स्टोर का साइज तो फॉर एग्जांपल 75 GB है तो बना दो, फिर जब आउट ऑफ स्पेस होगा वो तो आप बनाते जाएंगे फिर। ठीक है, याद रखें, स्टोर अगर आउट ऑफ स्पेस हो जाए तो फिर क्या होता है, स्टोर डिसमाउंट हो जाता है। और जब स्टोर डिसमाउंट हो जाता है तो फिर वो माउंट नहीं होता, और जब तक वो माउंट नहीं होता मेल चेक नहीं होती। और जब यू एग्जीक्यूटिव्स की मेल चेक नहीं होगी तो फिर आपका जो रखा हुआ है ना टेलीफोन, उस पर बार बार बेल हो रही होगी, क्या मसला है क्या मसला है क्या मसला है, इतना स्ट्रेस आ जाता है कि आप उससे ट्रबल शूट कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, बहरहाल ये क्लियर हो गया कि आप क्या करते रहें, वो चीज़ अब क्लियर हो गई ना। आप स्टोर बनाते रहें, यू मे हैव डजन्स ऑफ स्टोर्स, ठीक है, बट यू मे हैव थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ मेल बॉक्सेस। तो कंपैरिजन नहीं है, यहाँ जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है उस काम से जो आप यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्टोर नहीं बना सकते, डेटाबेस नहीं बना सकते, और इधर आप मेल बॉक्स नहीं बना सकते। ठीक है, वैसा शक्ल ऐसी बना दी। आप लोग हंसे ऐसे थे, कोई नया बंदा पढ़ाने वाला हो तो जो है समझेगा लॉबी गलत पढ़ाता है, वो गलती होगी। एकदम से आपने उनकी तरफ देखा, वो लॉबी गलत पढ़ाता है। अच्छा जी, ये ना जी क्लियर किया करें यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपसे मेरा ये सवाल है, ये भी तो मेल बॉक्स है, यहाँ क्या हुआ? और ये मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि यहाँ ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की। हमने जो बात की है वो ऑर्गेनाइजेशन की है और रेसिपिएंट की है, दरमियान में एक और भी तो है। इसमें मेल बॉक्स है, उसमें क्या होगा? जो ये सर्वर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो बाकी आपका नहीं, वो तो मैंने एक बात बताई है एक्चुअली, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ अपने कितने लोग हैं जो बिल्कुल लेक्चर की पेस पर टीचर के साथ साथ चल रहे हैं। आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक्सचेंज 2010 में नई बात ये आई है कि अब डेटाबेस का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन डेटाबेस की स्टोरेज तो सर्वर के पास ही होगी। क्या ख्याल है? तो सर्वर के पास जो चीज़ होती है उसे आप कहते हैं डेटाबेस की कॉपी। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटाबेस की कॉपी नजर आएगी, काम यहाँ पे कोई भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कोई कंट्रोल नहीं है। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं, वो कहेगा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ देख लें, वहाँ भी सब कुछ ग्रे होगा, वो कहेगा बस पढ़ लो, यही है जो करना है आप ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन की आप कॉपी पढ़िए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, आपके स्टोर की कॉपी, एक स्टोर की, एक स्टोर जैसे मैंने बनाया ना माई डीबी की कॉपी 16 सर्वर्स पे रख सकते हैं, 16 डिफरेंट सर्वर्स। ठीक है, कुछ पे एक्टिव कॉपी होगी, कुछ पे पैसिव होगी। ठीक है, पैसिव कॉपी का मतलब बल्कि एक पे एक्टिव होगी बाकी सब पे पैसिव होगी, ताकि अगर डाउन हो जाए तो दूसरा अपनी पैसिव कॉपी को एक्टिव कर दे, मेल आपकी रुकेगी। समझ में आती है बात? डीबी होती है हमारे पास, ऐसा देखो डीबी काम कर रहा होता है। क्लियरली क्वेश्चन करें, मुझे समझ नहीं आया। मींस कि आपने जो कहा कि डाउन हो जाए तो ये फिर मतलब है जो पैसे जो मेरे बड़ा होता है एक्टिव हो जाता है।
जो पैसिव कॉपी होती है ना, देखिए ये तो आपकी ये जो कॉपी है इस वक्त ये एक्टिव है इस वक्त। सर दो लेट से हमारे पास डेटाबेसेस हैं, दोनों भी माउंटेड हैं, हमारी दोनों ही एक्टिव हैं। लेट से हमारा एक्सचेंज क्रैश कर जाता है, दो डेटाबेसेस अगर माउंटेड हैं तो वो दो डिफरेंट डेटाबेसेस होंगी। एक डेटाबेस की दो कॉपी माउंट नहीं हो सकती, यानी एक डेटाबेस की दो कॉपी एक्टिव नहीं हो सकती। सही सर। अभी ठीक है ना। आप पहले तो एक चीज़ समझें, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, लेट्स अज्यूम मेरे पास दो सर्वर हैं, सर्वर 1 सर्वर 2, और दोनों में मैंने डेटाबेस MyDB की कॉपी रखी है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नज़र क्या आएगा? आपको यहाँ पे दो सर्वर नज़र आएंगे, सर्वर 1 सर्वर 2। जब आप सर्वर 1 पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी नज़र आएगी, जब आप सर्वर 2 पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी नज़र आएगी। MyDB दोनों में नज़र आ रहा होगा, एक पे होगी ऑनलाइन, एक पे होगी पैसिव। समझ में आती बात? अब अगर वो सर्वर डाउन होगा तो फिर, और एक बात और याद रखिएगा, अदरवाइज आप मिक्स ना कर दें कुछ और, सबसे पलटते आगे ना पहुंच जाएं। मल्टीपल सर्वर्स पे कॉपी रखने के लिए क्या ज़रूरी है, ये हमने आगे पढ़ना है, फुल फ्लैज लेक्चर। DAG, डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप, ये जो मैंने आपको बार बार कहा ना, 16 पे रखी हुई है, 2 पे रखी है, कॉपी बाद में रखेंगे, पहले बनाएंगे DAG। एक ही डेटाबेस की कॉपी दो सर्वर्स पे उस वक्त जा सकती है एज लॉन्ग एज वो सर्वर बिलोंग्स टू सेम DAG। DAG क्या है? डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन पे जाके अगर आप मेल बॉक्स पे क्लिक करें तो एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, ये पहले ये बनेगा फिर मल्टीपल सर्वर पे कॉपी जाएगी। अभी मैं नहीं रख सकता, अभी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक और सर्वर इंस्टॉल भी कर लूँ मैं फिर भी नहीं रख सकता जब तक मैं DAG ना बनाऊँ। सर इस गैप को बढ़ने के लिए तो हमें सर्वर भी और बनाना पड़ेगा, दो मेल बॉक्स सर्वर और एक सर्वर और 3 सर्वर कम से कम। 3 मिनिमम। ठीक है, हमारे पास 6 सर्वर हैं, परेशान नहीं, DAG मैनेज करवाता हूँ। ठीक है, बल्कि इस पे आसान हो जाता है, जब फिजिकल सर्वर पे करना तो बकरा ही अजाब होता है, सर्वर लगाएं वो फिर एक। असल में ना जब आप DAG बनाते हैं ना तो दो, ये आपके दो सर्वर हो गए, सर्वर 1 सर्वर 2, एक पे एक्टिव कॉपी एक पे पैसिव है। ठीक है, ये पैसिव वाला चेक कर रहा है एक्टिव को, एक्टिव बता रहा है मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ, ये सुन रहा है हाँ वो जिंदा है जिंदा है जिंदा है। अब जैसे ही उससे वो मैं जिंदा हूँ का पैकेट नहीं आता, जैसे हम कहते हैं हार्ट बीट्स, हार्ट बीट मिस होती है तो उससे होता है हाँ ये गया। अब वो अपनी एक्टिव कॉपी, अपनी पैसिव कॉपी को क्या करता है? एक्टिव। लेकिन एक्टिव करने से पहले उसे एक गवाही और चाहिए, वो सर्वर देगा, वो देगा तीसरा सर्वर, एक सर्वर और आपको लगाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं विटनेस सर्वर। ये विटनेस से पूछता है कि यार मेरे मुताबिक तो मर गया, तुम्हारे मुताबिक भी मर गया, वो कहता है हाँ मर गया, वो कहता है ओके फिर एक्टिव कर दो। तो कम से कम सर्वर कितने चाहिए? 3। ये हम करेंगे DAG का फुल फ्लैज लेक्चर है, आप वापस आ जाएं, इधर आ जाएं जी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए 3 जगह मेल बॉक्स क्यों है। 3 जगह जो मेल बॉक्स है वो तीनों जगह डिफरेंट पर्पज सर्व हो रहा है। यहाँ पे तमाम काम हो रहा है स्टोर से रिलेटेड, सारे काम यहाँ हो रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ क्या नज़र आ रही है? कॉपी, बस कॉपी व्यू हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? बहरहाल एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, कुछ काम ज़रूर है जो आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो अब थोड़ा सा ना प्रीमेच्योर हो जाएगा। अभी यानी हमने वो पढ़ा नहीं तो उससे रिलेटेड मैं बातें करूँगा, अगर आप तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा ना, प्रॉपर्टीज रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं क्या लिखा है? अज्यूम कर लें DAG बना हुआ है, 2 सर्वर लगे हैं, एक पे एक्टिव है दूसरे पे पैसिव है। मैं चाहता हूँ ये पैसिव वाला एक्टिव हो जाए, मैं इस पर क्लिक करूँगा स्विच ओवर सर्वर। तो कुछ काम है जो यहाँ से होते हैं, लेकिन जो अभी जब जितना आपने अभी पढ़ा है उसके मुताबिक यहाँ से बस व्यू ही होता है। ठीक है, वापस आ जाए जी इधर। तो यार अब लाइट आ जानी चाहिए, अब लाइट आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल है आ गई होनी चाहिए। अगर मैं UPS में ये खुला है, जैसे ही लाइट ऑन हो समझ जाइएगा लाइट आ गई। असल में जिस तरह मशीन नहीं गर्म हो जाती, गाड़ी का रेडिएटर ना चल रहा हो, उसे आप चलाते जाएं तो फिर गाड़ी के रेडिएटर में पानी ख़त्म हुआ हो क्या होगा? फिर गाड़ी हीटअप हो जाएगी। यार ये भी गाड़ी है, ये भी बगैर आप जो है वो। अच्छा जी, राइट क्लिक करें जी, ये भी काम बहुत है। एक्सचेंज जो भी पढ़ते हैं उनको मैं एक एडवाइस देता हूँ, और वो एडवाइस क्या होती है? बिवेयर व्हाट यू विश फॉर। ठीक है, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ये खाली ट्रेनर के पढ़ा देने से नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आज आपने जो बेस्ट चीज़ बताई है वो ये
कि आप इस पे काम कर रहे थे और ऊपर आपने बनाया था मेल बॉक्स, आपने दोनों जगहों पर बना दिया था, बेशक वो गलत था लेकिन एटलीस्ट देखिए कुछ कर रहे होंगे आप, तो मैं उसे ठीक करूँगा, वो सर्किल चल रहा हो। अच्छा यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन तो और मिल रही है, एक रूम की और एक इक्विपमेंट की। देखें एक्सचेंज जो है ना उसका काम है रिसोर्सेज को मैनेज करना। एक्सचेंज जो है अगर आप उसे खाली एक्सचेंज को खाली अगर आप मेल सर्वर समझें तो आप एक्सचेंज की जो इज्जत है उसमें कमी ला रहे हैं, और इसी तरह आउटलुक को भी अगर आप खाली मेल क्लाइंट समझें तो आपने उसकी भी इज्जत में कमी कर दी। आउटलुक जो उसे हम क्या कहते हैं, आउटलुक का टेक्निकल नेम क्या पता है? PIM, PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये है आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, जिस तरह बोलिए तो डिजिटल असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल असिस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं, जिस तरह मोबाइल होता है आपका, उस पर आप जनाब अपनी स्केड्यूल कर लें, मीटिंग रिमाइंडर लगा लें, अलार्म लगा लें, ठीक है, नोट्स बना लें, ये डिपेंड करता है कितना एडवांस है। तो वही काम आउटलुक भी कर सकता है कि आउटलुक में आप जनाब ईमेल भी कर रहे हैं, टास्क बनाई भी, प्रोजेक्ट चल रहा है उसको टास्क बना के ऐड कर दिया, नोट्स चल रहे हैं, स्केड्यूल पूरा कैलेंडर आपने लगा दिया। हियर कम्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये रूम और इक्विपमेंट जो है इनका ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक इससे कैलेंडर से। देखिए कंपनी में रिसोर्सेज होती हैं, रूम, कौन सा रूम? कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम्स शेयर्ड होते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप मीटिंग रूम में जाए, एक बंदा बैठा हो, आप कहें कि सर ये मीटिंग रूम कब तक फारिग होगा, तो कहेगा आप कौन हैं? यहाँ मैं परमानेंटली बैठता हूँ, ये रूम मैंने अलॉट करवा दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। मीटिंग रूम शेयर्ड होता है, वो आपको बता देगा हाँ मेरी 12 बजे तक मीटिंग है, उसके बाद आप मीटिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, आपको उसके मुँह लगना ही ना पड़े, आप जाएँ लिखें, स्केड्यूल आ रहा हो, उसमें आ रहा हो 12 साढ़े 12 से जो है वो 1:30 बजे तक बिजी है, उसके बाद फ्री है। और इससे भी आसान क्या, कहीं भी ना जाए, यहाँ पे जब आप मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हो, मैं मीटिंग स्केड्यूल कर रहा हूँ अपनी हसन के साथ, और वो मीटिंग होगी कहाँ? कॉन्फ्रेंस रूम, तो वहीं पे मैं रूम भी ऐड करवा लूँ। क्या ख्याल है? जैसे ही मैं रूम ऐड करवाऊँ वो स्केड्यूलिंग असिस्टेंट खुल जाए जो मुझे बता दे कि इसकी टाइमिंग जो तुम दे रहे हो उसमें अवेलेबल भी है या नहीं, बताएं काम आसान हो जाएगा या नहीं? मतलब रूम, ठीक है ना। ये जो हमारा रूम मेल बॉक्स है हमारा टोटल कंसर्न करता है हमारा स्केड्यूलिंग से 100%, कोई ताल्लुक नहीं है इसके अलावा। रूम मेल बॉक्स का सिवाय स्केड्यूलिंग के कोई यूज़ नहीं, और कमरों का चार्ट डालना है आपने, और क्या करना है। एक्सचेंज में तो और कोई काम नहीं। सर आपने इक्विपमेंट भी कहा था। हाँ इक्विपमेंट, आप कॉन्फ्रेंस रूम में आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपको प्रोजेक्टर चाहिए, ये इक्विपमेंट में आता है। बेसिकली ये भी है तो स्केड्यूलिंग में। हाँ ये भी स्केड्यूल, दोनों देखिए मिडिल वाले दोनों जो हैं, इक्विपमेंट मेल बॉक्स और रूम मेल बॉक्स, इन दोनों का ताल्लुक स्केड्यूलिंग से, और कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। दोनों स्केड्यूलिंग के। इक्विपमेंट में कंपनी कार्स आ जाती हैं, प्रोजेक्टर बहुत कॉमन कंपनीज में होता है ये कि प्रोजेक्टर एक है और कॉन्फ्रेंस रूम 4 हैं, प्रोजेक्टर 2 हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोजेक्टर रखते हैं। बाज़ अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फिक्स ही करवा देती हैं, हर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर फिक्स हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह करे आप भी ऐसी बड़ी कंपनी में काम करें। 100% यूज़ होंगे, आपको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा करता हूँ, वेंडर, माइक्रोसॉफ्ट वेंडर है ना, वेंडर जब कोई नई चीज़ देता है तो उस नई चीज़ को कस्टमर देख के यूज़ करता है, यानी क्या फ्लो ये बनता है कि वेंडर ने नई चीज़ दी, कस्टमर ने देखी, अच्छा अच्छा ये भी नई चीज़ आई और फिर उसने यूज़ की, या दूसरा वेंडर रिक्वायरमेंट कस्टमर की गैदर करता है और उसको प्रोडक्ट में बिल्ड करता है। सेकंड वाला है ना। तो फिर पहले होते थे रूम, आपको पता है जब एक्सचेंज 2000 और 2003 में भी हमें ये काम करने के लिए बड़े चक्कर चलाने पड़ते थे, ये रूम वाला और इक्विपमेंट वाला, क्योंकि नीड तो थी इसकी स्केड्यूल करना, ठीक है। तो अब तो ये मौजूद है, इसीलिए दिए माइक्रोसॉफ्ट ने ताकि काम हो सके। क्योंकि जब आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, दो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है ना, एक मीटिंग एक अपॉइंटमेंट, ठीक है, इनमें रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। खैर अपॉइंटमेंट आपकी जो है वो आपकी बिजीनेस होती है जो आपके स्केड्यूल में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन स्केड्यूलिंग का ताल्लुक मीटिंग और अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बल्कि होता ही इन दो से। तो मीटिंग जब आप करते हैं तो मीटिंग में पार्टिसिपेंट होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये झगड़ा ख़त्म करें यहाँ पे, बनाए जी एक, ताकि आपके जहन में ना इसका जो हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे आपको पहुँचाया जाए, या आप इल्मुल यकीन से निकलें बाहर, या आप जो इसमें शकूक व शुबहात में
यहाँ जी मैं लिख रहा हूँ conf 1, ठीक है जी, conf-1, ये मेरा कॉन्फ्रेंस रूम 1 है, ठीक है जिसके लिए मेल बॉक्स बन रहा है। conf_1 कर दीजिए। नाम के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, ये नहीं, नेक्स्ट कर दें। अगर देखें लाइट आ गई, तो हमारे खिलाफ कोई साजिश लग रही है। ले जी ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मीटिंग स्केड्यूल करता हूँ। सर इसका साइन डिफरेंट है मेरे ख्याल बिल्कुल जी, साइन डिफरेंट होगा, उसके काम ही डिफरेंट है तो उसका साइन भी डिफरेंट होगा। हम जनाब ये साजिश हुई, हसन तुम्हारे खिलाफ साजिश है। वापडा वालों ने कहा है कि इसकी क्लासेस वाले दिन जिस दिन हसन आए उस दिन जो है ना वो ऊपर वाला मीटर जो है ना उसको बंद कर दें, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो हम वापस भेजना चाहते वो चाहते हैं कि आप गुजरात वापस जाएं। हैं वो जो वापडा का मुलाजिम है वो वहाँ पे कॉलेज खोल रहा है, वो नहीं चाहता कि तुम उसके मुकाबले में कॉलेज खोलो। इस दफ़ा चौधरी जीत जाएंगे। दुरुस्त चीज़ है। यार वैसे मैं अगर पाकिस्तान में मैं इस वक्त किसी भी लिहाज से रेटिंग करूँ ना सियासतदानों की, तो चौधरी शुजात हुसैन का नंबर फर्स्ट है। पॉलिटिशियन उससे बड़ा नहीं है। दो उसके बोलने पे आप ना जाएं, उसको पता होता है बट इज नहीं। बात ये वो तो प्रॉब्लम है ना। वो तो उसके आप इस तरह करो, लेकिन वो उसे पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, और यानी फार बेटर एंड कॉम्पिटेंट देन मियाँ ब्रादर अक्सर पॉलिटिशियन भी तारीफ करते हैं। है वो यार। आप चलें ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, मैं आपको उसकी बताऊँगा। मुख्तार से पूछा था उसकी। वीडियो सुन वाले किससे? मुख्तार से, हाँ वो भी इसका नाम समझ पे क्या नाम है उसका, उसने बोला था क्या आप जो शुजात को मतलब हम सियासतदान मानते हैं? इसमें कोई शक नहीं। दो ही सियासतदान है सब पाकिस्तान में, आसिफ अली जरदारी और शुजात हुसैन, और कोई सियासतदान नहीं। और नवाज शरीफ तो वैसे ही नहीं, एक अच्छा आदमी है, आप उसे अच्छा आदमी कह लें, शरीफ आदमी, पॉलिटिशियन वो बात सुनने में आ रहा है, लोगों की जा रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एडजस्टमेंट हो सकता है, कर लें। हाँ अगर अभी ये वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई नाराज़गी हुई है तो लगा बात है। कहता है मैंने इनके खिलाफ एक्शन लड़ना है। इस दफ़ा बहरहाल इलेक्शंस का मज़ा आएगा। ले जी ये मैं अब मेल करूँगा किसी रेसिपिएंट को, और मैं कहूँगा कि मैंने मेल नहीं कर रहा, मीटिंग कर रहा हूँ। ये न्यू पे क्लिक करें, इस पे ये जनाब मैं मीटिंग करता हूँ। चलो यार दिखा दो मीटिंग रिक्वेस्ट। ये जनाब मैंने मीटिंग की, और मीटिंग के लिए मैं ये अब आपको सेपरेट टैब देगा रिसोर्सेज का। समझ में आती बात? इसे एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं तमाम यूजर्स को यार सबको देगा, ये कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन 2 में जाके मैं भी आपको एक और यूज़र से लॉग इन होकर दिखाता हूँ। जो स्केड्यूल मैं यहाँ दे दूँगा ना कॉन्फ्रेंस रूम का, उसे वो बिजी मिलेगा। ठीक है, मैं जनाब 2 में जाके कोई देता हूँ यहाँ पे यूज़र, कोई दे दें जी, लें जी एलेक्स के साथ इसकी मीटिंग। ठीक है जी, ये जनाब एलेक्स साहब आ गए, और वहीं पे रिसोर्सेज भी थी, वहीं भी दे सकते थे हम। रिसोर्सेज में जनाब ये जनाब कॉन्फ्रेंस रूम में। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? ये इसकी अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। मैं जनाब कहता हूँ मेरी जो मीटिंग है वो है कब, 1 अगस्त को। वो जाग रहे हैं, देखिए गर्मी शर्मी के चक्कर में ना पढ़ा करें, आने दें पसीना, कुछ नहीं होता। पढ़ना है ना आपने, पढ़ेंगे तो फिर जो है वो चारों साइड पे स्टूडेंट यूनिट लगे होंगे, छत पे भी लगा होगा एक, और आप पढ़ के जब आप अपना फ्यूचर बना लेंगे। ये इस तरह ना सीरियसली करें, आ जाएगी लाइट चला लेंगे। अच्छा जी ये स्केड्यूल आ रहा है, तो मैं जनाब इसमें ओके करें ज़रा, बाहर आके टाइमिंग देते हैं। ये कॉन्फ्रूम आ गया, मैं यहाँ से स्टार्ट टाइम देखता हूँ इसका। मैं जुलाई नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये बोल्ड होके आपको नज़र आए। ये मैंने दिया है 1
अगस्त, और मैं यहाँ से अपनी मीटिंग का टाइम दे देता हूँ। नहीं, ये तो बड़ा गंदा टाइम हो जाएगा, रात के 1 बजे। ये कौन सी मीटिंग है? सुबह 10 से लेके और लें जी 1 घंटे हमने टाइम दे दिया मीटिंग का। और मैंने कहा कि शो टाइम एज बिजी। आप इसे टेंटेटिव भी कर सकते हैं, आप इसे अभी भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बिजी का मतलब है 100% मुझे टाइम चाहिए। सही है। समझ में आती बात? और सिर्फ प्राइवेट का आगे वो चेक बॉक्स क्या है? जी प्राइवेट पूरा किसी के आगे प्राइवेट पे। हाँ, वो यानी आप बता देंगे ना कि कहाँ पे। सर, हाँ, वो आप मार्क कर देंगे कि ये जो बिजीनेस है ये मेरी अपनी है, ठीक है। ऑफिशियल नहीं है। ये स्केड्यूलिंग असिस्टेंट है जो आपको बताता है कि जो टाइम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें अवेलेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, अभी हम दूसरे यूज़र को लाते हैं ना और सेम कॉन्फ्रेंस रूम उस पर सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको सही मज़ा आएगा इसका। ये मैंने सेंड कर दी मीटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। और इस मीटिंग रिक्वेस्ट के मुताबिक जो कॉन्फ 1 साहब हैं, यानी कॉन्फ्रेंस रूम 1, वो 1 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे के लिए बिजी हो। चलो यार, चले जाओ। ठीक है जी, इसको मैं साइन आउट करता हूँ, या साइन आउट अगर नहीं हुआ तो रहने दो, या चले हाँ वो आपने एक और भी कंसर्न अपना शो किया है, वो भी साइड पे लगा दो। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब आप यूज़र बनाते हैं तो उसको बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बनाना है। क्यों? सर्वर पे लॉग इन हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ वेब एक्सेस पे लॉग ऑन करवाना है तो डजेंट मैटर, ठीक है। एडमिन साहब पहले से मौजूद है, ठीक है। आई होप सो इसका पासवर्ड भी वही होगा। ये अनचेक कर दिया करें, वरना वेब एक्सेस पे लॉग ऑन करवाएंगे तो ये मारेगा आपको, ठीक है। वेब एक्सेस पे लॉग ऑन करवाने के लिए बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बनाना ज़रूरी नहीं है, इवन आप डीसी पे भी करें, ठीक है, ये याद रखिएगा। ले जी, ये मैं इसे लॉग ऑन करवाता हूँ एडमिन को, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि इसका ईमेल एड्रेस बन गया या नहीं। एक्सचेंज में आए, अच्छा एडमिन के पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं। मैं चलें कोई और यूज़र बना लेता हूँ जी। वो इनका सवाल ये था कि आम बंदा, तो एक आम बंदा बनाना है। ज़रा हक़ुल यकीन की मंजिल पे आ जाएगा ना, आम बंदा, आम अंडरस्कोर बंदा, ये जनाब आम बंदा होगा, इससे ज़्यादा आम बंदा नहीं हो सकता, ठीक है हसन। अब इस आम बंदे का ईमेल एड्रेस जनरेट करवाएं, पहले वहीं से ही बना लेना था। चलें बहरहाल, अब न्यू मेल बॉक्स, यहीं से आप यूज़र भी बना लेते, यहीं से मेल बॉक्स भी। मुझे एक्चुअली गंदी आदतें पड़ी हुई हैं पुराने वर्जन्स की ना, वो जाते जाते टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट किया। अच्छा, इसका मैंने लॉग ऑन नेम क्या दिया है? AM-BAND है ना, पक्की बात है ना। और मैंने वो चेक बॉक्स अनचेक किया था, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग। देख लेना है यार, फिर वो अकाउंट में गए AMDA, ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। अब जनाब ठीक है जी, अब तो तसल्ली उम्र। अब ये बिल्कुल ही आम बंदा है, सादा आदमी है। ओहो, इंतज़ार करेंगे, बंद करें इसे और मेल बॉक्सेस में जाके देखें आम बंदा जो है उसका मेल बॉक्स बन गया, नहीं तो फिर से बैकअप ऑपरेटर में ऐड करवाएं। किधर है? क्यों नहीं है? इसका मतलब एरर आया और हमने उसे ओके नहीं किया, इसका मतलब तो ये हुआ ना। नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो
ओके करें जी, नेक्स्ट करें। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। अब बन गया, जल्दी में कुछ हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट 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 कर दिया और वो बनाएंगे। अब देखें ना, अब रिफ्रेश करें, यहाँ पे लिस्ट में आएगा, ये देखें आ गया ना। क्योंकि मैं यानी श्योर था कि यानी इसमें मेरे जहन में ये आने लगा था कि शायद 2010 में इन्होंने ये कोई और नया कोई इजाद की है कि नहीं जी आप आम बंदे को भी बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बनाना था। फिर वो अलग बात है, और तो मेरे जहन में कोई शक नहीं आ रहा था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आम बंदा मीटिंग स्केड्यूल करेगा और उस मीटिंग के लिए ये मांगेगा कॉन्फ्रेंस रूम, और कॉन्फ्रेंस रूम मांगेगा उसी टाइम पे, यानी सिर्फ आपको वो स्केड्यूल खोल के दिखाना है। यानी न्यू पे क्लिक करें, मीटिंग रिक्वेस्ट करें। जी यहाँ तो मैं देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। चलो ये लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। चलो यार ऐड कर लो, क्या बोर कर रहे हैं। आएंगे रिसोर्सेज में। अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्फ, ये आ गया कॉन्फ। ठीक है जी, इस कॉन्फ को ऐड करवाया मैंने किसमें, रिसोर्सेज में। इसको ज़रा रिमूव करें, बदतमीज़ तरीके से आया। असनडार को ऐड करवा दें, बंदा ही कोई ऐड करवाना है ना। ये लेंगे असनडार 2 दफ़ा ऐड होगा, 1 दफ़ा रिमूव कर दें। लेंगे ओके करें। अब जनाब ये ऊपर क्या आ रहा है, स्केड्यूलिंग असिस्टेंट, इस पर क्लिक करें। ये जनाब आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे तुम दिखाओ 1 अगस्त और कॉन्फ 1 की अवेलेबिलिटी दिखाओ। इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ करें। ये स्लॉट नज़र आ रही है आपको, और ये मेरा ख्याल है दोबारा आपने जब सवाल किया और मैंने उसे चेंज किया तो वो टेंटेटिव कर दिया होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे वो वही पर्पल कलर आ रहा है। समझ में आ रही बात? यानी 10 से 11 की जो स्लॉट है वो बात समझ में आई। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये इसका फ़ायदा है। आप यानी कोई और टाइम दे दें, उसमें रख लें टाइम। 31 का टाइम दे दिए, ये शाम को 6 बजे मीटिंग रख लें। वो बात समझ में आती है? तैयब जवाब, तैयब जी सर, समझ में आ गई बात? हाँ क्या हो गया, किताबें फेंक दी? देखिए ऐसे अभी तो इब्तिदाई इश्क है। अभी तो जब आप पढ़ेंगे ना वो राउटिंग, आप इंजॉय भी करेंगे एक्सचेंज को, और हम कोशिश करेंगे उस दिन लाइट आ रही हो। हाँ जी, सर जिसको जिसके साथ मीटिंग होती है तो मेल भी जाती है, इसके बाद मीटिंग होती है ऑटोमेटिकली मेल जाएगी उसको कि नाम जो रूम के अंदर जो। कैसा सवाल आपने कर दिया, कैसा आपने सवाल, क्या सवाल, क्या इसका जवाब? ओके, इसका आंसर है नहीं जी, भेज दीजिए। उसे आप मीटिंग स्केड्यूल कर दें, उसका नाम भी ऐड कर दें, लेकिन उसे जाके बताएंगे कल मीटिंग है, उसमें आना है। तो क्या जवाब होना चाहिए इसका हसन? कोई लॉजिक भी इसमें डेफिनेटली मीटिंग में की, उसको और किस लिए ऐड करवाया? 2 में उसे रखा है, उसे भी मेल नहीं जानी, तो फिर आग लगाएं ऐसे एक्सचेंज को और ऐसी मीटिंग को जिसमें मेल ही नहीं जानी। फ़ायदा क्या है? आग लगा दें ऐसे एक्सचेंज को, बेकार है ऐसा एक्सचेंज। ये मैं आपको वैसे, अब आपका जो सवाल है उससे जो है मेरी मार्फत में इजाफा हुआ है कि आम बंदा जो है वो किस तरह का होता है, तो मैं ये मीटिंग एक स्केड्यूल करके और एडमिनिस्ट्रेटर को मेल भेज के और आपको दिखा देता हूँ। सर रूम मेल बॉक्स का ऑप्शन 2010 का फीचर है कि 7 में भी था? हाँ 7 में भी था, 7 में भी था। रूम भी था, इक्विपमेंट भी था। 3 में नाम तो नहीं था, लेकिन ये आप स्केड्यूलिंग की सर्विस थी, उसमें भी हाँ स्केड्यूल फ्री बिजी। तो 5.5 से यार 10 12 13 साल पुराना है, हमारे बहरहाल पहले यूज़ नहीं होता था। तो कोई एनहांसमेंट हुई है इनमें कि वही बस? नहीं कोई ऐसी 7 और 10 के रेफरेंस से तो कोई चेंज नहीं है। 3 के रेफरेंस से तो चेंज नज़र आती है कि एक सेपरेट ऑप्शन दे दी। 7 से 10 में मुझे नहीं कोई चेंज नज़र आया। कोई छोटा मोटा अगर कहीं चेंज हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है।
ये लें जी एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करवाया है, ठीक है जी। ये तो मैंने मेल कर दी ना, आपने तो मीटिंग का पूछा है, मीटिंग का लें जी, ये मीटिंग रिक्वेस्ट। इसमें आउटलुक करते हैं यार, फिर काम ज़्यादा करने का मज़ा आएगा। और एक्सचेंज के सही फीचर आपको पता भी उसी वक्त लगते हैं। आप लोग भी जो प्रैक्टिस करें ना, उसमें आउटलुक इंस्टॉल करें, ये वेब एक्सेस में ना चेक करें, उसमें आपको ऐसा फीचर नज़र आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा यूज़ करने में, ठीक है। आउटलुक, और आउटलुक का वर्जन भी नया वाला कीजिएगा 2010, हाँ उसमें करें सारी टेस्टिंग। कौन सी जी लोकेशन? नहीं जी लोकेशन नहीं चाहिए, भेज दें, ठीक हो गया। ये ले जी साइन आउट कर रहा हूँ, लॉग ऑन हो रहा हूँ किससे? एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है जी। समझ आती है। और देखो पॉपअप भी आ गया रिमाइंडर का, वो कह रहा है मीटिंग का टाइम, वो टाइम हमने अभी का ही दे दिया ना, 5 मिनट बाद मीटिंग है। डिसमिस कर दें बस, ठीक है, डिसमिस हो, ठीक है। अदरवाइज वो स्नूज नहीं करते, बार बार बताएगा 5 ज़ाहिर 5 मिनट रह गए, इसमें क्या आप उसको कहेंगे 2 मिनट बाद दोबारा बताएं। हाँ जैसे अब आपकी मीटिंग थी जो 20 दिन पहले स्केड्यूल हुई थी, और वो आज थी सुबह 5 बजे, आज थी शाम 5 बजे, अब सुबह लॉग ऑन करेंगे तो आपको रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो फिर आपको रिमाइंड करवा देगा, और वो कन्फिगर करते हुए आप नहीं भी बताएं तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी, और आप खुद भी बता सकते हैं कब कब रिमाइंड करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ जब हम मेल बॉक्स बना रहे थे तो एक ऑप्शन हमारे पास थी ये लिंक मेल बॉक्सेस की, ठीक है। और इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती, मैं भी आपको बना के नहीं दिखा सकता, इसके लिए 2 फॉरेस्ट होना चाहिए, 2 फॉरेस्ट हैं, और आपका फॉरेस्ट दूसरे फॉरेस्ट पे ट्रस्ट कर रहा है, और उस फॉरेस्ट के यूज़र के लिए आप यहाँ मेल बॉक्स, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़े ना, लिंक मेल बॉक्स इज द नेम फॉर अ मेल बॉक्स दैट इज एक्सेस बाय अ सिक्योरिटी प्रिंसिपल इन अ सेपरेट ट्रस्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। यानी 2 फॉरेस्ट के दरमियान ट्रस्ट बनाया है और फिर ही एक्सेस होगा। आपने देखा है ना इसमें तो या फिलहाल इतना ही रखें, बस इतना याद रखें, ठीक है। अगर हमने मल्टीपल फॉरेस्ट बनाए तो हम इसे देख लेंगे, कोई तोप चीज़ नहीं। अच्छा नीचे अब डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में आपके पास एक तो है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, सिंपल ग्रुप जो आप बनाते हैं, एक है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, दोनों बना के देख लेते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाएं, न्यू ग्रुप करता हूँ, नाम इसका मैं रख देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है जी। एलियस भी क्या रख दिया, मार्केटिंग। लें जी ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना दिया, बन जाने दें। एलियस इसने ले लिया है, उसी एलियस को यूज़ करते हुए इसने ईमेल एड्रेस बना दिया। इस ग्रुप में इतने बंदे होंगे, सबको मैसेज जाएंगे, इसका तो यही है। बिल्कुल, अभी आपको फ़र्क बताता हूँ मैं डायनामिक में इसमें क्या है। ये देखिए मार्केटिंग एक्सचेंज, अब आप बनाएं न्यू डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेम दिया फाइनेंस, एलियस दिया फाइनेंस, नेक्स्ट किया, ठीक है जी। ऑल रेसिपिएंट हो गया, कंटेनर इसने मांगा है उसमें डोमेन दे दें यार, मैंने बस डिफ़ॉल्ट वन ही चूज़ करें, कोई ज़रूरत नहीं। ये देखें अब आपसे ये मांग रहा है कंडीशन, ये क्या नाम रखा था, अब मैं डिपार्टमेंट में जाके कंडीशन दे देता हूँ फाइनेंस। अब इसका आपने बेनिफिट देखना क्या होता है, देखें मैं इधर जाता हूँ, ये आम बंदा है, ये एक यूज़र है, इन दोनों पे राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज़ में गया और मेंबर ऑफ लिखा हुआ है, ये आपके सामने, ये भी मेंबर ऑफ कुछ भी नहीं है। मैं जाता हूँ जनाब, नहीं, वहाँ नहीं है ये भाई, यहाँ से होगा ही नहीं।
इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ADS में, ठीक है। इतना भी वो आम बंदा नहीं है, उसे पता है सारा। आम बंदे को और एडमिन को करवा दें, ठीक है। राइट क्लिक करें, ऐड टू ग्रुप, और यहाँ से मैंने नाम दे दिया, किस में डालें इन्हें, जो मैंने बनाया किस, मार्केटिंग मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों को मैंने मार्केटिंग में ऐड कर दिया। उसके बाद मैं PUCIT में जाता हूँ, इमरान खान हसन डाल, या कॉन्सेप्ट्स में जाएं, मैंने को काफ़ी सारे यूज़र जो हैं वो बनाए थे, इनको मेल इनेबल किया था। चलें यहाँ से कर देते हैं। ये जनाब ये शर्मा ये 4-5 जो यूज़र हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में गए और ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैंने डिपार्टमेंट नेम में क्या दे दिया, फाइनेंस। देखें वो जो 2 यूज़र्स थे, हाँ यार यही मैंने कहा है, और मैंने क्या कहा, वो जो 2 यूज़र्स थे उनकी मैनुअली मैंने मेंबरशिप चेंज की। यस सर, तो इसमें मैसेज इसमें अब मैं दोनों ग्रुप का आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। मार्केटिंग में आए, प्रॉपर्टीज़ में, प्रीव्यू क्या देखना है, मेंबर्स देख लें, ये 2 मेंबर आ रहे हैं। ये उन्हें अगर यहाँ पे एक आ रहा होता तो क्या मतलब होता है, ये आपने बताना है। अच्छा, अब मैं फाइनेंस में आता हूँ, अभी बात करते हैं, सफ़ा खुला रहेगा, बिल्कुल जल्दी नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में आया और मैंने कहाँ होता है यार प्रीव्यू, मुझे याद नहीं आ रहा। फिल्टर, कंडीशंस, प्रीव्यू में आपको मेंबर्स दिखा देगा। कोई भी नहीं है, बस फिर स्पेलिंग मिस्टेक की होगी या तो वो जो 2 आ रहे हैं, आपने कहा था एक आएगा, वो ये होगा कि मेमोरी नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, मुझे देख लेने ज़रा। FINANCE, फाइनेंस, और इधर आए ज़रा, यही थे ना, किसी एक की चेक कर लें, पता लग जाएगा। जैसे मुझे नहीं याद कि मैंने कोई मिस्टेक की है, बड़ा हैरान हूँ मैं, बिल्कुल सही थी, क्यों नहीं आया यार, आना चाहिए। सर कंडीशन में आपने डिपार्टमेंट लिया था, कंपनी लिया? नहीं, वो समझ में आ रहा है मुझे क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में दोबारा आए, इसे डिलीट कर दें, आपको भी बताता हूँ ये क्यों नहीं आया, रिमूव कर दें, दोबारा बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ करनी थी जो नहीं की मैंने उसको ना डिफ़ॉल्ट ग्रुप में डाल दिया, जबकि यूज़र जिनको मैं मेंबर बना रहा हूँ वो सारे मार्केटिंग के हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्राउज़ करके ये जनाब मार्केटिंग सेलेक्ट कर लें, बनते ही इसके मेंबर आ गए, नेम कर दिया इसका, ठीक है। वो जो यूज़र डालें वो मार्केटिंग में, ये आपने ख्याल रखना है ताकि इस तरह की वो ना हो मिस्टेक, कि वो यू जो है वो मार्केटिंग है, डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस है। लेकिन वजह ये है जिसकी वजह से वो नहीं लाया ना, ये वजह है उसकी। ओके करेंगे, यहीं पे प्रीव्यू ले लें, ये लें जी प्रीव्यू, ये देखो, ठीक है। बेसिकली वो सारे थे कहाँ पे, सामने नहीं लिखा हुआ आ रहा मार्केटिंग, और मैंने दे दिया था डिफ़ॉल्ट में वो थे ही। डिफ़ॉल्ट वाला उस वक्त होता जब मैं डिफ़ॉल्ट वालों का जाके डिपार्टमेंट फाइनेंस करता हूँ, जिनका मैंने डिपार्टमेंट फाइनेंस किया वो डिफ़ॉल्ट में नहीं थी, वो मार्केटिंग में थी। तो समझ में आता है। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वो है जिसकी मेंबरशिप डायनेमिक है, और सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वो है जिसकी मेंबरशिप डायनेमिक नहीं है। क्लियर होगी बात, मेल कॉन्टेक्ट से आगे हिम्मत है ना, क्योंकि ये पूरा होना चाहिए यार, क्या हो बस हो गया। सर इसका जरा दोबारा डायनामिक को और आम परिवर्तन करो दोबारा। ऐसे ही दिए होगा थोड़ा ऐसे नहीं कहा है, यूपीएस भी देख लेना। दो पॉइंट इसके भी कवर होने और बहुत टाइट हो गए। ये तो भी सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सारा जाके प्रॉपर नोट बनाएंगे।
बताया गया कि तीसरा घंटा है 3 बजे की गई थी। हाँ जी आप कुछ पूछ रहे थे। इन दोनों को प्रॉपर रिजल्ट आपने लगा इसका डायनामिक देखें आप मुझे एक बात बताएं, एक ग्रुप मैंने बनाया है स्टैटिक, इस स्टैटिक ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए किसी यूजर को उस यूजर को उस ग्रुप में मैनुअली डालना पड़ेगा, जबकि डायनामिक में क्या हो रहा है, सिर्फ वो अगर आप यूजर की प्रॉपर्टीज में मेंशन कर देते हैं कि इसका ग्रुप फाइनेंस है वो पहले ऑटोमेटिकली आपने मेंशन किया और वो आ जाएगा, और दूसरे में है कि आपको स्टैटिकली डालने पड़ेंगे। डालने पड़ेंगे अभी भी, यानी ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही किया बाद में भी आप कर दें। अब जैसे ये मार्केटिंग में ये ऊपर है, ये अभी नहीं है उसमें, ठीक है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे, सिर्फ यहाँ फाइनेंस लिखूंगा ये उसमें चला जाएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। बताएं यार, जैसे आप लोग कहते हैं, हो जाता है। नहीं अवाम की कसीर तादाद अगर ये बात कहेगी तो मानी जाएगी। अब ऐसा आप क्या कहते हैं? देखिए एक बात याद रखें, कोई हम रिकॉर्ड नहीं है ब्रेक कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं आ जाएगा कि हम, अगर हिम्मत है तो कर लें, नहीं हिम्मत तो कोई मसला नहीं, हम इससे ऑनवर्ड्स कल कर लें। जी उमर आप क्या कहते हैं? इसे कल कर लेंगे। चलें बस सही है, ठीक है, हम 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, शायद लाइट आ जाए, उसके बाद कल कर लेंगे। या चलें जितनी देर में मैं ये वाइंड अप कर रहा हूँ, ये मैं आपको वो तो दिखा दूँ कि इधर फिल्टर में जाके देखते थे, कंडीशंस में जाके, ये देखें प्रीव्यू में आपको नया बंदा भी आ गया होगा, ये देखें, ठीक है, तो वो यानी जितने यूजर्स हों वो ऑटोमेटिक, इसलिए तो कह रहे हैं डायनामिक, वो डायनामिक जो कह रहे हैं ना उससे वो उसकी मेंबरशिप की वजह से है कि उसकी मेंबरशिप डायनामिकली है, जबकि जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है उसकी मेंबरशिप स्टैटिक है। लाएं आप लोगों को कॉपी शॉपी करके देता हूँ, उतनी देर में अगर लाइट आ गई तो ठीक है। तो दोनों में वर्क तो करना पड़ रहा है।